नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार पुनः इंसेप्शन की जीएस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो मुझे इस बात का खेद है कि कल आपकी क्लास जब स्टार्ट हुई रात में 10 बजे तो एक टेक्निकल इशू के कारण आपकी क्लास नहीं हो पाई और उसके बाद उस क्लास को रिज्यूम करना पड़ा और फिर आप शायद 10:30 बजे के आसपास दोबारा क्लास को देख पाए। तो आपको आधे घंटे के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ी। आपका आधा घंटा एक तरीके से व्यर्थ हुआ, लेकिन उसमें मेरी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं थी। वो वाईटी का यानी यूट्यूब का ही एक टेक्निकल एरर था जिसके कारण बहुत सारे लाइव सेशन डिस्टर्ब हुए थे। वो टेक्निकल एरर आप जानते ही हैं कि जब इस तरह के सर्वर पर काम करना होता है तो कई बार आते हैं, व्यवहारिक बातें हैं, और इसके लिए मानसिक तौर पर आप सब भी कभी कभी तैयार रहिएगा। कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा ना हो, उस दिन मैं क्लास ना ले पाऊं, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मौसम का जो प्रकोप चल रहा है वो इतना बढ़ जाए कि मैं स्टूडियो ना पहुंच पाऊं, या कोई तकनीकी खराबी आ जाए। तो बच्चों, आप इसको कभी अन्यथा मत लीजिएगा कि सर ने नियमितता भंग कर दी। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपको क्लासेस रेगुलर मिले। और बहुत सारे बच्चों का एक कंसर्न आ रहा था कि सर हमारी तैयारी क्या पूर्ण रूप से हो जाएगी, क्या आपका मार्गदर्शन हमें नियमित रूप से मिलेगा, क्या आप वाईटी पर ही, यूट्यूब पर ही ये सेशन कंटिन्यू रखेंगे। तो बच्चों, ये मैंने मिशन आप सबके प्रेरणा से ही शुरू किया। आप सबका जो प्यार मिला, आप सबका जो सम्मान मिला, और पिछले मैं 4 दिनों से निरंतर जब क्लासेस में आप सबका फीडबैक देख रहा हूं, आप सबकी कंटिन्यूटी देख रहा हूं, उससे मेरा मन भी बहुत गदगद हुआ, बहुत अभिभूत हुआ। और उस बात के लिए बच्चों मैं आप सबका बहुत आभारी हूं, क्योंकि मैं इस धारणा में विश्वास रखता हूं कि एक शिक्षक की पहचान उसके अपने बच्चों से होती, अपने शिष्यों से होती है। यदि आज पूरा संसार गुरु द्रोण को पूजता है तो उसका श्रेय अर्जुन को भी जाता। तो आज कहीं ना कहीं अगर गुरु द्रोणाचार्य का नाम है, अमर है, तो उसे अमर करने में अर्जुन की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। अर्जुन जैसा गांडीवधारी था जिसने दुनिया को यह सिखाया कि अगर अपने गुरु से कुछ मैंने अर्जित किया है तो किस रूप में अर्जित किया है। तो आप सब मेरे लिए अर्जुन हैं। मैं ये तो नहीं कहता मैं आपका गुरु द्रोण हूं, मैं अपनी तुलना कदापि इतने बड़े महापुरुष से, इतने महान विभूति से नहीं कर सकता। मैं तो उनका अंश मात्र हो जाऊं तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन धन्य है। लेकिन हां, ये जरूर मानता हूं कि बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, बच्चों को जो पढ़ाया लिखाया जाता है, उसके साथ साथ आज के युग में आज की युवा पीढ़ी को नैतिक शिक्षा भी मिलनी चाहिए। उसमें नैतिकता का पाठ भी कभी कभी शामिल होना चाहिए। और हमारी जो पौराणिक कथाएं थी, हमारे जो धर्म ग्रंथ थे, वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार में पहले बड़े बुजुर्गों से हम तक पहुंचते थे। हम उनके कथनों से, हम उनके वचनों से प्रभावित होते थे और हमारी नैतिकता बहुत मजबूत होती थी। आजकल वाईटी सेशन में यूट्यूब पर कई बार मैंने देखा है कि ऐसे भी अनुवांछित तत्व होते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं। हालांकि मेरे लिए वो बच्चे ही हैं और मैं कभी उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कोई भी गुरु हो, मैं अपने संदर्भ में ही बात नहीं कह रहा हूं, कोई भी टीचर हो, अपने तरफ से अगर वो प्रयास करता है तो आपके बेहतर के लिए ही करता है। हालांकि ये बात भी सही है कि आज की तारीख में मर्यादाएं दोनों तरफ से भंग हुई हैं। बहुत सारे ऐसे भी गुरु हैं जो अमर्यादित ढंग से भी व्यवहार कर जाते हैं, बच्चों से भी या कभी कभी वाईटी सेशन पर भी। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों, नैतिक बल का अपना एक महत्व होता है। आपकी नैतिकता आपको जीवन में बहुत आगे ले जाती है। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि गुरु और शिष्य की जो भारत की भूमि पर परंपरा रही है उसका सम्मान करना सीखें। कोई भी हो, आप अगर देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपको कोई चीजें अच्छी ना लगे, आपको कोई टॉपिक ना समझ में आए, कोई पसंद ना आए, तो ये चॉइस होती है आपकी कि यदि मेरा प्रयास आपके लिए सार्थक लग रहा है तो आप मेरे साथ जुड़े। किसी के साथ भी, कोई अन्य टीचर भी है तो आप बहुत रेस्पेक्ट के साथ उनकी क्लासेस को फॉलो करें, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप बिल्कुल उसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सबका वाकई बहुत आभारी हूं, तहे दिल से आप सबको शुक्रगुजार करता हूं कि आपने मेरे सेशन को लाइक भी किया, बहुत बड़ा समर्थन मिला, और शायद आपसे ही मुझे एक पहचान मिली। क्योंकि मैं विगत 17-18 वर्षों से इस क्षेत्र में अध्यापन कार्य में लगा हूं, जिसमें कई प्लेटफॉर्म पर काम करने का मौका मिला। खासकर इंसेप्शन की मैं बात करूं तो उसमें मेरा व्यक्तिगत जो कार्य करने का अनुभव है वो लगभग 12-14 साल हो जाएंगे।
तो उसमें मैंने बच्चों से हमेशा सम्मान पाया। और मैं ऑफलाइन बैचेस में बहुत लंबे समय तक पढ़ा रहा था। अभी मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं, बहुत जल्दी मुखर्जी नगर में आप मेरा ऑफलाइन बैच देखने वाले हैं, उसकी तैयारी में मैं लगा हूं। और इसके पीछे शायद एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अब एसएससी टीयर 2 एग्जाम में भी, मेंस में भी, जिसे आप मेंस कह सकते हैं, टीयर 2 कह सकते हैं, उसमें भी जीएस का पोर्शन इंक्लूड हुआ। तो मैं जब टीयर 1 में बच्चों को पढ़ाता था, जब टीयर 2 में जीएस था भी नहीं, तब भी मेरा पढ़ाने का अप्रोच बहुत वाइडर था, बहुत व्यापक। जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है वो जानते होंगे कि मैं कभी भी पाठ्यक्रम को पूरा करने, एक कोरम पूरा करने में विश्वास नहीं करता। मेरा मानना है कि यदि आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो बहुत ठोस तरीके से तैयारी करिए। एक बार इतना लगन के साथ तैयारी करिए, भले ही कितना विस्तार से पढ़ना पड़े, कि आपको बस आगे चलकर केवल रिवीजन करना रह जाए, उसे तैयारी कहते हैं। तैयारी का मतलब ये नहीं कि आप अपनी संतुष्टि के लिए आपने एक लेसन पढ़ लिया और आपने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां जान ली और कहा हमारा ये तैयार है। यह शैली तब अपनाई जाती है जब परीक्षा की घड़ी बहुत नजदीक हो। जैसे मान लीजिए टीयर 1 परीक्षा को 1 महीने बचे, तो बहुत व्यापक स्तर पर तैयारी नहीं की जाती, तब संक्षिप्त तैयारी की जाती है। लेकिन जब बिगनर होते हैं, जब हम बिल्कुल शुरुआत करते हैं, तो बहुत व्यापक स्तर पर कार्य करते हैं। एक तो संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़िए, उस पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करिए, और उसके बाद उस पर एक शॉर्ट नोट्स डेवलप करिए। 3-4 बातें अगर आप अनुसरण करते हैं, उसे फॉलो करते हैं, तो मैं दावे से कहता हूं बच्चों, जीएस आपके लिए बहुत निर्णायक साबित होने वाला। जीएस की 2 बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब आप पेपर में समय का प्रबंधन करते हैं, एग्जाम दे रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट भी देखना होता। भाई आप जब टीयर 1 परीक्षा में बैठते हैं, तो क्या पाते हैं कि आपको 1 घंटे का वक्त दिया गया और उसमें आपको 100 प्रश्न हल करने। अगर 60 मिनट में आपको 100 प्रश्न हल करने हैं और 4 सेगमेंट है, मैथ्स भी है, जीएस भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, तो उसमें जीएस के जो 25 प्रश्न है, अगर आप चारों को टाइम भी बराबर बांट दें, क्योंकि प्रश्न तो बराबर बटे, 25 प्रश्न मैथ्स के भी रहेंगे, 25 रीजनिंग के भी रहेंगे, 25 जीएस के और 25 इंग्लिश के। अब अगर यहां पर आप टाइम भी बराबर बांट देते कि सबके प्रश्न बराबर है, तो टाइम भी अलॉट कर दे बराबर, तो आप फंस जाएंगे। क्योंकि 60 मिनट को बराबर बांटने का मतलब हुआ कि आप हर सेगमेंट को 15 मिनट का टाइम दे रहे हैं। जबकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप 15 मिनट टाइम उसे अलॉट करें तो यह बहुत इरेशनल हो जाएगा, बहुत अतार्किक हो जाएगा। यह रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप सोचें कि हम 25 प्रश्न 15 मिनट में हल कर लेंगे, तो वो भी इरेशनल हो जाए। तो मैथ्स और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट पर अगर टाइम हमें बढ़ाना, मतलब मैथ्स के 25 प्रश्नों को हल करने में अगर हमें 20 मिनट चाहिए, 22 मिनट चाहिए, 25 मिनट चाहिए, तो एक्स्ट्रा 10 मिनट कहां से लाएं? तो जो जीएस का कंपोनेंट है जिसमें 25 प्रश्न आएंगे, ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपको बड़े आराम से 8 से 9 मिनट में भी ये बता देगा कि आप किस स्थिति में। क्योंकि जीएस की एक खासियत होती है, प्रश्न पढ़ते ही विकल्प देखने ही की शायद आवश्यकता भी ना पड़े, आपको पता चल जाता है कि हमें उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पेपर में यही प्रश्न आ गया कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा आर्मी को कौन लीड कर रहा था, यह प्रश्न आया अगर, तो जानते हैं तो ऑप्शन पर जाना होगा, नहीं जानते तो कोई मतलब नहीं, पढ़ा ही नहीं बिल्कुल, तो ये एबीसीडी पढ़ करके भी उत्तर नहीं आ जाए। हां, गेस करना एक अलग बात। लेकिन मैथमेटिक्स में जब आप कोई प्रश्न देखते हैं तो ये नहीं देखते ही कह दिया यही आंसर है, आप कैलकुलेशन तो करेंगे, आप इक्वेशन को तो सॉल्व करेंगे। या रीजनिंग का कोई मान लिया कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आया, तो आप उस कोडिंग को डिकोड करने की तो कोशिश करेंगे। लेकिन यहां जीएस की खास बात है, प्रश्न पढ़ते ही उत्तर पर जाना होगा। इतना वक्त नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व उसमें हो जाएं और बार बार पढ़ें, बार बार ऑप्शन देखें, तुक्का भी लगाना है तो आंख बंद कर रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं कि किस पे मेरा पेन जा रहा है वही आंसर है। यह सब नहीं करना, आपको बहुत रैशनल तरीके से क्या करना है। 25 प्रश्न अगर आए हैं पेपर में, तो आप सबसे पहले यहां पर यह देखिए कितने प्रश्नों के उत्तर आपको बिल्कुल आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट है आप, और किसमें आप 50-50 की स्थिति में। तो इन सब स्ट्रैटेजी पर मैं आगे बात करूंगा जब आपका एग्जाम नजदीक होगा। तो परीक्षा से पहले परीक्षा हाल की क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी आपके लिए एक लाइव सेशन लाऊंगा, आपसे बात करूंगा। लेकिन आज हम लोग कंटेंट पर बात करें तो
प्रॉपर तरीके से मैं आपका पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने कल जो स्टार्टिंग की थी उसमें आपको एक रूपरेखा मैंने दी थी कि हम लोग भूगोल में किस तरह से एक एक अध्याय लेकर आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं ज्योग्राफी में आपको पहले अध्याय पर लेकर चलता हूं, यानी पहला अध्याय हम लोग खगोलकी से शुरुआत करने जा रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी। दरअसल खगोलकी को ही आप यहां पर ब्रह्मांड भी लिख सकते हैं। ब्रह्मांड यानी हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, द यूनिवर्स। और या फिर मैं कह दूं कि आपकी परीक्षा में जो ज्यादातर प्रश्न बनने की संभावना है वो सीधा सौर मंडल पर बनने की संभावना। तो मुख्य बात फोकस करनी है हम लोगों को सौर मंडल पर, यानी सोलर सिस्टम पर। सोलर सिस्टम, देखिए सोलर सिस्टम यूनिवर्स नहीं है, यूनिवर्स का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है सोलर सिस्टम। यानी आप ये कह सकते हैं जैसे भारत की आबादी जो 100 करोड़ पार कर चुकी, 2011 की जनगणना में ही आपने देखा 121 करोड़ की आबादी वाला देश, अब तो ये लगभग 150 करोड़ के करीब पहुंच गई। तो इतने विशाल आबादी वाले देश में अगर आप अपनी पहचान खोजते हैं मैं कौन, तो मैं का अस्तित्व तो यहां पर बहुत छोटा दिखाई देगा। मतलब यहां पर व्यक्ति के रूप में आप एक केवल इकाई हैं इतने बड़े आबादी में। ऐसे ही ब्रह्मांड में अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो ब्रह्मांड का पर्याय यानी यूनिवर्स की मीनिंग सोलर सिस्टम नहीं है। सोलर सिस्टम यहां एक इकाई मात्र है इसकी। तो हम यहां पर मुख्य तौर पर सोलर सिस्टम पढ़ेंगे फिलहाल, क्योंकि आपकी परीक्षा में मैंने कहा यहां से प्रश्न ज्यादा बनने की गुंजाइश है, लेकिन इस पर आने से पहले बात करेंगे यूनिवर्स पर। तो अगले लगभग 5-6 लेक्चर, 7 लेक्चर आपकी पूरी एस्ट्रोनॉमी पर ही होगी। कोशिश यही होगी कि संक्षिप्त में आपको इतनी चीजें बता दी जाए जो परीक्षा में हूबहू आ जाए और उसके साथ उसको थोड़ा विस्तार से समझा दिया जाए। तो आज हम लोग इस अध्याय में क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या जानने वाले हैं, जरा एक नजर उस पर डाला जाए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड का अर्थ। एक तो आप ये जानेंगे कि ब्रह्मांड है क्या, दूसरा कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड की अवधारणा यहां पर कंसेप्चुअलाइजेशन का मतलब यह हुआ कि यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर कुछ कंसेप्ट रहे, कुछ अवधारणाएं रही हैं जिस पर मैं बात करूंगा आपसे। और फिर इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण बात, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग origin of universe। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे।
इसमें कितना हो पाता है अलग बात है, लेकिन इसी संदर्भ में कुछ चीजें जानेंगे। और फिर ब्रह्मांड से जुड़े कुछ पक्ष हैं जिसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हम इसे एक डायग्राम से समझने की कोशिश करें कि ब्रह्मांड क्या है, तो आप ऐसे समझिए कि मैंने एक दायरा खींचा, ये ठीक, ये वो विशाल क्षेत्र है जिसे हम कह सकते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड। अब इसके साथ साथ मैंने यहां पर एक और दायरा खींचा, इसे हम कह सकते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा यानी गैलेक्सी। फिर इसके बाद यहां पर हम एक दायरा और खींच सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं सौर मंडल। सौर मंडल। फिर एक दायरा इसमें हम और भी खींच सकते हैं, और इसे हम कह सकते हैं पृथ्वी। यानी ये है यहां सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम, और ये है पृथ्वी यानी अर्थ। अर्थ। और फिर इसके बाद इस पृथ्वी पर रहने वाले हम मानव, यानी कुछ ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, मैं यहां ह्यूमन बीइंग को लेकर चल रहा हूं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड में क्या है, हम कहां पर खड़े हैं। यानी ब्रह्मांड क्या है, तो जिस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं, पृथ्वी हमारा आवास है, आवर नेचुरल हैबिटेट, उस अर्थ को हम एक सूक्ष्म इकाई के तौर पर पा रहे हैं इस ब्रह्मांड में। यानी पृथ्वी जैसे पता नहीं कितने ग्रह यहां पर हमारे ब्रह्मांड में होंगे, पता नहीं कितने खगोलीय पिंड होंगे, असंख्य हो सकते हैं। यानी पृथ्वी एक बहुत छोटा सा खगोलीय पिंड कह सकते हैं, सेलेस्टियल बॉडी। फिर पृथ्वी से भी विशाल क्या हो सकता है, तो पृथ्वी जैसे कई ग्रह मिलकर के एक परिवार बनाते हैं, और वो है एक सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल, जिसमें सूर्य एक तारा है, उसका मुखिया है, उसका हेड है, और सूर्य और उसके परिवार सभी को मिलाकर हम कहते हैं सोलर सिस्टम। लेकिन ऐसे पता नहीं कितने सोलर सिस्टम इस ब्रह्मांड में। तो आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड में किस जगह पर है। यानी उसके संदर्भ को हम यहां पर समझें, उसके रेफरेंस को हम समझें कि मैं यहां पर किसी विशाल क्षेत्र में अपने अस्तित्व की बात कर रहा हूं, उसके एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो पृथ्वी जैसे लाखों खगोलीय पिंड, फिर इसके बाद पृथ्वी जिस सौरमंडल का एक हिस्सा है, ऐसे लाखों सौरमंडल, और फिर एक सौरमंडल जिसका हिस्सा है वो गैलेक्सी, जैसे हमारी अपनी गैलेक्सी। आप जानते ही होंगे कि हम कहने का मतलब जो हमारा सौरमंडल है, हमारा सोलर सिस्टम है, वो जिस गैलेक्सी का पार्ट है उसी को हम कहते हैं मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला। तो जो मंदाकिनी है उसका एक हिस्सा है ये सोलर सिस्टम, यानी उसमें ऐसे कई सोलर सिस्टम। तो यहां गैलेक्सी की जब बात करते हैं तो लाखों गैलेक्सियां, लाखों गैलेक्सीज, लाखों यहां पर आकाश गंगाएं, और उस आकाश गंगा के समूह को, यानी लाखों आकाश गंगाओं के पुंज को, उसके पूरे एक कह सकते हैं समूह को, ग्रुप को हम कहते हैं ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड आप कह सकते हैं एक सूक्ष्म अणु से लेकर, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर, एक माइक्रो एटम से लेकर,
और यहां पर आप कह सकते हैं विशाल काय आकाश गंगा तक सब कुछ समाया हुआ, सूक्ष्मतम अणु से आकाश गंगा तक। क्योंकि आकाश गंगा क्या है, ये आप कह सकते हैं असंख्य तारों का समूह, करोड़ों तारों का समूह। जैसे हमारी अपनी आकाश गंगा, ऐसे लाखों आकाश गंगाएं हैं जो तारों का विशाल पुंज है, और उन तारों का भी अपना एक परिवार है। जैसे सूर्य एक तारा है, और सूर्य के परिवार में आप देखते हैं प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉयड्स, कॉमेट्स, बहुत सारी चीजें शामिल हैं। तो इस तरह से यहां पर आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना विस्तारित क्षेत्र है, कल्पना से परे। तो एक तो हम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से कुछ चीजें आसमान में देखते हैं, जहां तक हमारी पहुंच जाती है हम अपनी आंखों से देखने की कोशिश करते हैं, आसमान में तारे ही तारे दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद हम अपने आंखों से देखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए ज्ञान विज्ञान की मदद लेते हैं, और उसे कहते हैं टेलीस्कोप यानी दूरबीन। दूरबीन की सहायता से भी हम इसे देखने की कोशिश करते हैं, तो विस्तार और ज्यादा, यानी जिसे हम देखकर सोच रहे थे सीमा ये है, वो और विस्तारित निकलती है जब दूरबीन की मदद से देखते हैं। और फिर इसके बाद पता चलता है कि दूरबीन की सहायता से भी हमारी एक सीमा है, उसके आगे हम नहीं जा सकते। अभी ज्ञान विज्ञान उतना सक्षम नहीं है कि वो ब्रह्मांड की सीमाएं पता कर सके, असीमित है ये। इस तरीके से ब्रह्मांड का क्षेत्र है। तो इस समस्त संसार में, इस समस्त जगत में, इस यूनिवर्स में सूक्ष्म अणु से लेकर के और विशालकाय आकाश गंगा तक सब कुछ शामिल है। तो इसी के आधार पर हम आकाश गंगा की परिभाषा तय कर सकते हैं, ब्रह्मांड की परिभाषा तय कर सकते हैं, यानी यूनिवर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम यूनिवर्स को डिफाइन करने की कोशिश करें तो इसमें क्या टर्म लिख सकते हैं? मीनिंग ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड का अर्थ लाखों आकाश गंगाओं का समूह। ग्रुप ऑफ मिलियंस गैलेक्सीज। एक साधारण सी परिभाषा यह हो सकती है। हालांकि आपके मन में एक प्रश्न अगला उठेगा कि सर फिर आकाश गंगा क्या है? तो मैं कहूंगा लाखों तारों का समूह, करोड़ों तारों का समूह। फिर आप कहेंगे सर ये तारा क्या है? तो यही तो एस्ट्रोनॉमी में हम एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कम से कम ब्रह्मांड की एक सरल परिभाषा देनी हो तो आप कह सकते हैं लाखों आकाश गंगाओं का समूह है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं एक सूक्ष्मतम अणु से लेकर विशालकाय आकाश गंगा का सामूहिक नाम। तो इस समस्त संसार में सूक्ष्मतम अणु जो मौजूद हो, उससे लेकर के एक माइक्रो एटम से लेकर के और इसके बाद आकाश गंगा जैसे विशालकाय तारों का समूह, इन सब को मिला लिया जाए तो यहां पर यह बनता है ब्रह्मांड।
The universe is in totality comprises all matters including micro atoms to huge galaxies. तो ब्रह्मांड क्या है, कम से कम आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। अब एक अंतिम परिभाषा में हम यहां ये लिख सकते हैं, द यूनिवर्स comprises all matters and space including star, planets, satellite, asteroids, and all celestial bodies. ये इसकी एक जनरल परिभाषा हो सकती। तो कई तरह से मैंने इसे डिफाइन करने की कोशिश की, यानी इसे अलग अलग शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। इसकी कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं, बस आपको इसमें यह समझना है कि हम चाहे तारे की बात करें, सूर्य की बात करें, चाहे ग्रहों की बात करें, चाहे चंद्रमा की बात करें यानी सैटेलाइट उपग्रह, या चाहे हम एस्ट्रॉइड्स की बात करें, क्षुद्र ग्रहों की बात करें, या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो इस यूनिवर्स में मौजूद है, ये सब मिल करके सामूहिक रूप से इसका निर्माण करते हैं। इसी का सामूहिक नाम है ब्रह्मांड। तो इसी को मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, ब्रह्मांड सभी पदार्थों एवं ऊर्जा रूपों जिसमें सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, आदि सभी खगोलीय पिंड शामिल हैं से मिलकर बना है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकला कि ऑल मैटर्स, सभी पदार्थ, वो चाहे एक छोटा सा एटम और वो चाहे ह्यूज गैलेक्सी, तो इन सभी का सामूहिक नाम ब्रह्मांड। इन सब से मिलकर जितनी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो भी हमें चमकदार पिंड आसमान में दिखाई देते हैं, सब ब्रह्मांड का एक सामूहिक रूप है।
तो ब्रह्मांड की विस्तार की कल्पना भी शायद नहीं की जा सकती। आज भी इस पर अनुसंधान जारी है और इस पर अलग अलग तरह के मत मिलते हैं। कोई कहता है ब्रह्मांड अभी विस्तारित हो रहा है, पल्सेटिंग थ्योरी, जिस पर हम लोग आगे बात भी करेंगे कि निरंतर इसका विस्तार होता जा रहा। तो ये एक साधारण सी परिभाषा थी ब्रह्मांड की। और देखिए, परिभाषा जानने से फायदा यह है या लाभ यह है कि अब कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जिसको आप उत्तर खोजने में प्रयोग कर सकेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होने का लाभ ऐसा नहीं है कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो ये सोचें कि सर इस पे प्रश्न कैसे आएगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आने वाले हैं आपके पेपर में जिसमें उत्तर निकालने में, खोजने में ये सारे कॉन्सेप्ट मदद करेंगे। हमें एक समझ विकसित होती जाएगी। इसी को कहते हैं स्टडी करने का कॉन्सेप्ट या अप्रोच। तो एक तो तथ्यात्मक तैयारी होती, फैक्ट की तैयारी। मैं अभी फैक्ट पर आपको ले ही नहीं जा रहा हूं। इस टॉपिक में बहुत सारे फैक्ट हैं बच्चों, और वो फैक्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि सीधे तथ्यों को आप रटना शुरू कर दें। तथ्यों पर जाने से पहले एक एक टर्मिनोलॉजी क्लियर करनी है। दूसरी बात, कल की क्लास में एक बच्चे का मैं मैसेज भी पढ़ रहा था, आप सब मेरे बहुत प्रिय हैं। एक बहुत अच्छी सलाह भी उसने दी कि सर आप जैसे पहले पढ़ाते थे प्रॉपर लिख करके, पीपीटी प्लीज मत लिख कर लाइए, आप लिख कर ही पढ़ाइए। तो बच्चों, मैं खुद इस शैली में ही पढ़ाना पसंद करता हूं, लेकिन एक व्यवहारिकता समझिए, समय सीमित होता है। और मेरी चिंता या मेरा मेन कंसर्न है कि बच्चों का टीयर 1 एग्जाम अगर दिसंबर में होता, जो टेंटेटिव है, और चाहूंगा कि दिसंबर में ही हो जाए, टले नहीं, बहुत लंबा समय हो गया, बच्चे तैयारी में लगे हैं, वो चाहते हैं परीक्षा हो और उसका परिणाम जल्दी आए। एक तो भारत में सबसे बड़ी समस्या यही है कि परीक्षाओं की नियमितता नहीं है, जो एग्जाम है वो बहुत इर्रेगुलर है। तो यही बड़ी बात है कि वैकेंसी अनाउंस हो गई है और इसके साथ साथ अब आपको तैयारी करने का एक मिशन मोड में प्रोजेक्ट मिल चुका। आप सब मिशन मोड में काम शुरू भी कर चुके होंगे। तो ऐसे में आपका एक सहयोग ये चाहिए कि कुछ जगह पर मैं खुद लिखने से बचना इसलिए चाहता हूं, समय बचे, मैं बच्चों को ज्यादा समझा सकूं, बता सकूं। क्योंकि तथ्य तो किताबों में भी लिखे, मैं वहां बोर्ड पर बार बार उसे लिखूं, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना बताना महत्वपूर्ण। क्योंकि जब मैं समझाऊंगा, चीजों को लिंक कर पाएंगे आप, तो आप खुद याद कर लें। इसलिए मुझे स्वतंत्र रहने दीजिए कि मैं किस तरीके से आपकी क्लास को लेकर आगे बढ़ता हूं। कोशिश यही रहेगी कि मैं अपनी ही शैली में पढ़ाऊं, क्योंकि ऑफलाइन में तो पीपीटी का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ये एक सहूलियत जरूर होती है कि हम आपके लिए कुछ मैटर वो कहीं ना कहीं पीपीटी फॉर्म में दे सकते हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसे भी मैं पढ़कर सुनाऊंगा और समझाऊंगा। और वो मैटर कहीं इधर उधर से नहीं, एनसीईआरटी की बुक से ही बेस है। आप शायद अगर देखेंगे तो जान भी जाएंगे कि सर एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं आपको 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी पूरी तैयार करने की योजना में हूं, और कोशिश ये है कि टीयर 1 की परीक्षा से पहले इतना बेस बन जाए कि आपको जीएस सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो मदद मिल जाए। तो चले आगे बढ़े। तो जैसा पहले से ही हमने तय किया था कि आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, ब्रह्मांड के उत्पत्ति को लेकर कुछ अवधारणाएं हैं, तो उस पर आ जाते हैं। कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ origin of universe। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर, उत्पत्ति को लेकर अवधारणा। अवधारणा देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में अगर देखा जाए तो दो महत्वपूर्ण अवधारणा प्रारंभ में प्रचलित हुई, ठीक है, जिसमें से एक का नाम था जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट यानी भूकेंद्रीय अवधारणा, भूकेंद्रिक अवधारणा, भूकेंद्रिक अवधारणा।
देखिए बच्चों, इंग्लिश के टर्म जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपके पेपर में ऐसा भी होता है कि जियोसेंट्रिक को देवनागरी में ही ट्रांसलेट कर देंगे, लिख देंगे जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक पेपर में हो सकता है ऐसे ही आ जाए, तो जरूरी है कि आप भूकेंद्रिक अवधारणा को अंग्रेजी में भी जाने, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। और फिर आगे चलकर इसका खंडन हुआ, जो कि बिल्कुल सही है। जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ, साइंटिफिक टेम्परामेंट और मजबूत हुआ, तो हमें पता चला ये तो हम बहुत गलत सोच रहे थे, और ये मान्यता खारिज हो गई और एक नया कॉन्सेप्ट आया, हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट यानी इसे कहा गया सूर्य केंद्रिक अवधारणा। सूर्य केंद्रिक अवधारणा। तो हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट आया। देखिए, अगर हकीकत में देखा जाए तो ये दो की दोनों अवधारणाएं अब मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि संसार में बहुत लंबे समय तक यही मान्यता थी। अब जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। इस अवधारणा को देने वाले विद्वान क्लॉडियस टॉलमी, 140 ईस्वी के एक बहुत महत्वपूर्ण विद्वान हुए, उनका नाम था टॉलमी। भूगोल में बहुत बड़ा नाम है। तो क्लॉडियस टॉलमी ने एक अवधारणा दी कि ब्रह्मांड का केंद्र हमारी पृथ्वी है। जियो का मतलब क्या बताया था आप सबको? यहां देखिए, हर एक चीज इंटरलिंक कर रही है। जो आप बेसिक चीज भी पढ़ते हैं वो आगे आपको मदद करती जाती है। अब अगर इतनी ही बात आपको याद रहे कि शुक्ला सर ने अपनी पहली क्लास में ज्योग्राफी में समझाया था, जियो का मतलब होता है अर्थ और सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए किस अवधारणा में पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया, तो क्या यह कोई प्रश्न है? यह तो केवल टर्मिनोलॉजी से आप आंसर दे देंगे। तो आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट जब क्लियर करते जाते हैं तो तथ्य रटने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कल संडे को आपके सामने एक लाइव टेस्ट रखने वाला हूं। क्योंकि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि आप सबको पूरे सप्ताह जो कुछ भी पढ़ाऊंगा संडे को टेस्ट लिया करूंगा। तो संडे को मैं आपके सामने लाइव रहकर एक टेस्ट कंडक्ट करूंगा, यानी कल ही। आज सैटरडे है, तो कल आप सब टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। हिस्ट्री में 3 लेक्चर हो चुके हैं, ज्योग्राफी का तीसरा लेक्चर चल रहा है, तो कमर कस के बैठे रखिए। और हर सप्ताह इस तरह से टेस्ट चलेगा। जो भी पढ़ाऊंगा जरा मैं भी तो असेसमेंट करूं कि मेरे बच्चे कितना सीख रहे हैं, कितना तैयार हो रहे हैं। मैं अगर इतना समय देकर एक एक चीज समझा रहा हूं तो क्या वो सीरियसली स्टडी भी कर रहे हैं? क्योंकि मैं बहुत अनुशासित और गंभीर तरीके की क्लास पसंद करता हूं, और मुझे ईश्वर कृपा से बच्चे भी ऐसे मिले। मेरा सौभाग्य कि आप सब इतने संस्कारी बच्चे हैं कि बहुत अनुशासित तरीके से क्लास करते भी हैं, मेरा उत्साहवर्धन भी करते रहते हैं। क्योंकि आपकी जो प्रशंसा के शब्द होते हैं, आप मेरी प्रशंसा में जो कमेंट लिखते हैं, वो मेरा उत्साहवर्धन करता है। उसके लिए बहुत बहुत आभारी भी हूं। क्योंकि एक शिक्षक को, एक गुरु को सबसे बड़ा सम्मान यही होता है कि उसे अपने शिष्यों से ऐसी प्रशंसा मिलती रहे। क्योंकि मनुष्य का यह स्वाभाविक गुण है कि वो प्रशंसा सुनकर मंत्रमुग्ध होता है। अरे वाह क्या बात, मुझे भी अच्छा लगता है, स्वाभाविक है। तो मैं ये कह रहा था बच्चों कि यहां पर अगर आप इसके लिटरल मीनिंग को जान, जियो का मतलब अर्थ और सेंट्रिक का मतलब सेंटर, तो ये कॉन्सेप्ट क्या मानता है कि ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? पृथ्वी। और ये कॉन्सेप्ट दिया किसने? क्लॉडियस टॉलमी ने। मैं अभी आगे उस पर लिख दूंगा। तो बहुत लंबे समय तक ये टॉलमी साहब एक पादरी थे, क्लैरगी थे, और इन्होंने 140 ईस्वी में 140 एडी में, प्रथम शताब्दी ईस्वी के बाद का समय, यानी सेकेंड सेंचुरी एडी चल रही थी, तो सेकेंड सेंचुरी एडी के एक विद्वान हुए, एक पादरी हुए क्लॉडियस टॉलमी। उन्होंने कहा ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है। तो हम अपने अर्थ को ही सेंटर मानकर बैठे थे। लेकिन बहुत लंबे समय बाद एक और भौगोलिक चिंतक आए, बहुत बड़ा नाम है,
16वीं शताब्दी के भौगोलिक विचारक, शायद नाम आप सबने सुना हो, कॉपरनिकस। तो कॉपरनिकस महोदय ने कहा नहीं नहीं टालमी साहब आप गलत धारणा देकर गए हैं, मैं इसे करेक्ट करता हूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं सूर्य है। अब केंद्र का मतलब क्या होता है कि पहले इनका कहना था केंद्र का मतलब यही है कि पृथ्वी सेंटर में और इसके चारों ओर सूर्य बाकी ग्रह चक्कर लगा रहे। उल्टा मतलब हम यहां पर यह कॉन्सेप्ट रख रहे हैं कि पृथ्वी केंद्र है और सूर्य इसका चक्कर लगा रहा है। तो ये बिल्कुल उल्टी थ्योरी थी। इसी को कहा गया जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि पृथ्वी को केंद्र माना जा रहा है। फिर इसके बाद जब यहां कॉपरनिकस महोदय आए तो कहे इसे उलट दीजिए, सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी और अन्य ग्रह या अन्य खगोलीय पिंड इसका चक्कर लगा रहे हैं। यह बात अलग है कि जब आगे के विद्वान आए और साइंटिफिक रिसर्च आगे बढ़ा, विलियम हर्शल जैसे लोग आए, टेलीस्कोप और आधुनिक होता चला गया और रिसर्च का काम और एडवांस होता चला गया, तो पता चला कि सूर्य केंद्रिक अवधारणा भी खारिज हो रही है। सूर्य तो एक छोटा सा हिस्सा है इस ब्रह्मांड का, उसकी भी औकात बहुत छोटी निकली, जिसे हम केंद्र मान रहे थे ब्रह्मांड का। पता चला कि ऐसे लाखों करोड़ों तारों का एक समूह है, पुंज है, जो आकाश गंगा, और वो आकाश गंगाएं, वो भी लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, और वो यहां पर कहीं ना कहीं केंद्र के चारों ओर इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं। तो ब्रह्मांड असीम है, अनंत है। अनंत आकाश को ही हम कह सकते हैं ब्रह्मांड, जो अनंत या असंख्य खगोलीय पिंडों से भरा हुआ, असंख्य खगोलीय पिंडों से, सेलेस्टियल बॉडी से। अच्छा एक बात और है बच्चों की, आप बार बार एक टर्म सुन रहे हैं सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड। आपके मन में प्रश्न अब तक आ जाना चाहिए कि सर ये खगोलीय पिंड क्या है, आप बार बार बोल रहे हैं, सेलेस्टियल बॉडी क्या। तो आसमान में जो भी चमकदार वस्तुएं आप देखते हैं, जब हम रात के समय आसमान में चमकती हुई चीजें देखते हैं तो उन्हीं को खगोलीय पिंड कहते हैं। अब आप कहेंगे सर फिर दिन के समय क्या ये गायब हो जाते हैं? गायब कुछ नहीं होता, जो जहां है वहां है, केवल स्थिति बदलती, क्योंकि सब मूवमेंट में है। बस ये खगोलीय पिंड हमें दिन में इसलिए नहीं दिखाई देते आसमान में, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश बहुत तेज हो जाता है, सूर्य की रोशनी, तो सूर्य के आभा मंडल के सामने, सनलाइट के सामने फीके पड़ जाते हैं। यानी चंद्रमा हमें नहीं दिखता या अन्य तारे हमें नहीं दिखते, और जैसे ही रात होती है, सूर्यास्त होता है, ये दिखने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो भी चमकदार वस्तुएं हम आसमान में देखते हैं, या जितने भी यहां पर आप कह सकते हैं इस ब्रह्मांड के इकाइयों के रूप में हम देखते हैं, उन्हीं को हम खगोलीय पिंड कह सकते हैं, उन्हें सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। चलिए तो जरा इस कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, इस पर आपसे प्रश्न आ सकता है, तो जरा इसको नोट डाउन करें। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको बताया जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, भूकेंद्रिक अवधारणा। भूकेंद्रिक अवधारणा इसके प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक कौन है, एग्जाम में आएगा। इस अवधारणा के प्रतिपादक, प्रतिपादक का मतलब होता है प्रोपाउंड, जिन्होंने किया, प्रोपाउंडर। प्रोपाउंडर कौन है? तो आंसर लगाइएगा क्लॉडियस टॉलमी। क्लॉडियस टॉलमी। क्लॉडियस टॉलमी। और ये अवधारणा किस समय की है? 140 ईस्वी के थे टॉलमी साहब, यानी 140 एडी। और इतिहास जब आप पढ़ेंगे, मैं डेट्स भी थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट पर आपको पढ़ाने वाला हूं आगे जो हिस्ट्री की क्लास होगी, लेकिन यहां थोड़ा सा ये जान लीजिए कि क्या पता आपके एग्जाम में 140 एडी लिख कर ना आए, लिखा रहेगा सेकेंड सेंचुरी एडी। सेकेंड सेंचुरी एडी यानी दूसरी शताब्दी ईस्वी।
दूसरी शताब्दी ईस्वी। तो एक पादरी थे ये, यानी एक क्लैरगी थे, और इन्होंने ही ये अवधारणा दी 140 ईस्वी में, 2nd सेंचुरी एडी में, कि हमारे ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है। तो इस अवधारणा का मतलब समझिए, इस अवधारणा का मतलब है हमारी पृथ्वी का केंद्र, हमारे ब्रह्मांड का केंद्र, हमारे ब्रह्मांड का केंद्र, ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है। हमारे ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है, यानी अर्थ इज सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के सेंटर में कौन है? अर्थ है। ये विचार कौन दे रहे हैं? टॉलमी, क्लॉडियस टॉलमी। कब? 2nd सेंचुरी एडी में। और इसी कॉन्सेप्ट का नाम है जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। याद रहेगा ये। आगे बढ़े, अब आते हैं दूसरा, देखते हैं हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, सूर्य केंद्रिक अवधारणा। सूर्य केंद्रिक अवधारणा। अब सूर्य केंद्रिक अवधारणा नाम से ही आपको समझ में आ गया। हेलियो का मतलब ही होता है सन, ग्रीक वर्ड है हेलियो, जिसका मतलब हुआ सूर्य। यह अवधारणा किसने दी? तो प्रतिपादक का नाम लिखिए, प्रतिपादक यानी प्रोपाउंडर। तो उनका नाम था कॉपरनिकस। कॉपरनिकस और कब दी ये अवधारणा? तो 1543 एडी में। 1543 ईस्वी में। इसी को हो सकता है लिख दे 16th सेंचुरी एडी। 16th सेंचुरी एडी, 16वीं शताब्दी ईस्वी। 16वीं शताब्दी ईस्वी। तो दो चीजें क्लियर हो गई, यूनिवर्स की मीनिंग क्या है और यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर जो दो मेन कॉन्सेप्ट थे वो कौन से थे? जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक। आगे भी इसमें कुछ चीजें मैं बात करूंगा। और इसके बाद हम लोग थ्योरीज पढ़ेंगे, यानी यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर कौन कौन सी थ्योरीज हैं, जिसमें 3 सबसे महत्वपूर्ण है। एक है बिग बैंग थ्योरी, जॉर्ज लेमेंतेयर ने जो दिया। बेल्जियम के एक पादरी थे, उनका नाम था जॉर्ज लेमेंतेयर, और जॉर्ज लेमेंतेयर ने एक सिद्धांत दिया है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। फिर हरमन बॉन्डी का जो सिद्धांत आया स्टेडी स्टेट थ्योरी, उसके बारे में बात करूंगा। स्थिर अवस्था सिद्धांत क्या है, और फिर इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी क्या है, विस्तारित परिकल्पना क्या है। इन 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन मैं अब ब्रह्मांड के उत्पत्ति को लेकर जो सिद्धांत है, जो थ्योरीज हैं, उस पर बात करूं। उससे पहले चाहता हूं कि ब्रह्मांड के संदर्भ में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी आएगी पढ़ते समय आपको, जिसको जानना बहुत जरूरी है। तो जब तक वो टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी, आगे कुछ मैं वर्डिंग यूज करूंगा, आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा सेलेस्टियल बॉडी, तो ये सेलेस्टियल बॉडी क्या है, सन क्या है, प्लैनेट क्या है, इस तरह की चीजें, जो छोटी छोटी बातें, आकाश गंगा क्या है, पहले इसको जान लेते हैं और उसके बाद तब आगे बढ़ा जाए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स है बच्चों की आप एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक से एक मैटर उठाइए,
क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक का पहला चैप्टर ही यूनिवर्स पर है, ब्रह्मांड पर, और उसका टॉपिक का नाम है सौर मंडल में हमारी पृथ्वी, आवर अर्थ इन सोलर सिस्टम। तो उस चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई, हालांकि क्लास 6 लेवल की एनसीईआरटी है, लेकिन फिर भी कोई अहम जानकारी इसमें दी गई। तो आपको एनसीईआरटी बुक से कहां से कौन सा मैटर लेना है टॉपिक पढ़ते समय, वो भी मेरी जिम्मेदारी है, और मैं आपको ऐसे क्लास में दूंगा भी। लेकिन मैंने क्या कहा था, अब इसको पूरा मैं लिखूं आकर, उससे अच्छा मैंने जो समझाया है लिखा हुआ और उसको ब्रीफिंग कर दूं, समझा दूं आपको, मेरा समय बचेगा तो मैं आपको कुछ चीजें एडवांस में बता पाऊंगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, एनसीईआरटी को ही आप ये मान बैठे कि बस जीएस की दुनिया यहीं तक है, तो ये वही बात है कि आप भी टॉलमी हो जाएंगे। जैसे टॉलमी ने सोचा था कि ब्रह्मांड का केंद्र हमारी पृथ्वी है, वो पृथ्वी को ही बहुत बड़ा मान बैठे, तो आप ये गलती मत करिए, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें एकेडमिक लेवल पर बच्चों के लिए लिखी गई। वहां अगर एनसीईआरटी से ही यूपीएससी एग्जाम की तैयारी हो जाए कि वही सब कुछ है, तब तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चे स्कूल में अच्छे से पढ़कर कॉन्वेंट से निकले हैं वही सिविल सर्विस का एग्जाम क्रैक कर देंगे, उन्हें जीएस बहुत ज्यादा अलग पढ़ने की जरूरत ही नहीं। एनसीईआरटी फाउंडेशन, आधार, जैसे एक पेड़ की जड़ जमीन के नीचे होती है, एक मकान की नींव जमीन के नीचे होती है, लेकिन मकान का अस्तित्व उस नींव पर टिका होता है और पेड़ का अस्तित्व उस जड़ पर टिका होता है, ऐसे जीएस की पढ़ाई का अस्तित्व आप कह सकते हैं एनसीईआरटी पे टिका। एनसीईआरटी बेस है, फाउंडेशन मजबूत करता है, लेकिन वो इमारत नहीं, इमारत उस पर आपको खड़ी करनी। तो चलिए कम से कम बेस तो मजबूत कर लें। तो ये कह रहा है, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। यानी यहां पर देखिए आपके सामने क्या आया, डेफिनेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। डेफिनेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंडों की परिभाषा। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको इसमें मिलेगी। और इस परिभाषा के अनुसार आप देखें, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। यही इसकी डेफिनेशन। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग, ये बहुत बड़े हैं और गर्म है, तप्त है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। जैसे हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य में आप जानते हैं प्रमुख गैसों की अगर हम बात करें तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैस, हाइड्रोजन, हीलियम, तो ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। यानी कि कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो आप देखेंगे कि वो बहुत बड़े हैं, बहुत गर्म हैं और उनमें गैस उपस्थित है। दे हैव देयर ओन हीट, उनकी एक विशेषता है कि उनके पास अपनी ऊष्मा है, अपना प्रकाश है। यानी वहां कुछ ऐसी प्रक्रिया चल रही है जो आप साइंस में पढ़ते भी है, न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय संलयन, जिसके कारण असीम ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो इसी कारण से उसी ऊर्जा को हम ऊष्मा कह रहे हैं। यानी हीट ये इनके पास अपना है और अपनी लाइट है, वो स्वयं से प्रकाशित है, एल्यूमिनेट खुद हो रहे हैं। और इस तरह की सेलेस्टियल बॉडी को हम क्या कहते हैं, तो यहां पर नाम दिया गया है स्टार्स, यानी तारा। ठीक है, स्टार की ये डेफिनेशन है। तो स्टार के कुछ फीचर्स बताए इसने, जैसे सबसे पहली बात गैसों से बने। इनके अगर हम मेन कंपोनेंट की बात करें, मेन कंपोजिशन की बात करें, तो स्टार किससे बने हैं, गैसों से। खासकर मैंने लिखा हाइड्रोजन, हीलियम। फिर इसके साथ साथ इसकी विशेषता आपने क्या जानी, तारों की कि स्वयं प्रकाशित होते हैं, ओन लाइट इनकी अपनी, इनमें स्वयं ऊष्मा होती है, यानी इनके अंदर हीट होती है। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। अब अगर आपके पेपर में एक प्रश्न आ जाए कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा, तो ये कोई प्रश्न है? ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि सुबह उठते ही हमें अपने धरती से सबसे पहले कौन सा तारा दिखाई देता। तो ये मत सोचिएगा कि हमें रात में, सर आसमान में तो बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। तो आसमान में आपको रात में बहुत सारे तारे इसीलिए नजर आने लगते हैं क्योंकि रात का समय यानी अंधेरा, डार्क, सन सेट हो चुका है।
सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन जैसे ही सूर्य निकलता है, सनराइज होता है, सारे तारे गायब हो जाते हैं, सबसे चमकदार यही दिखता है। तो इसका मतलब कि ये सबसे नजदीक का तारा कौन है? सूर्य। सूर्य हमसे लगभग औसतन देखा जाए तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर यह तारा हमसे मौजूद है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर होते हुए भी सूर्य यहां पर हमें इतना प्रकाशमान दिखाई देता है, तो आप कल्पना करिए कि इसमें कितनी ऊर्जा होगी। इस पर भी मैं आगे बात करूंगा, अलग से आपको सोलर सिस्टम में सन के बारे में भी पढ़ाऊंगा। 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस पर होते हुए भी सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, बल्कि पृथ्वी पर यहां पर अगर देखा जाए तो ऊष्मा का, हीट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सनलाइट। तो इतनी दूर होने के कारण यह खगोलीय पिंड हमें छोटा दिखाई देता है, नहीं तो पृथ्वी के आकार की तुलना अगर सूर्य से करेंगे तो यहां पर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसी कितनी पृथ्वी जो है वो सूर्य में समा जाए, इतना विशाल काय पिंड है। तो खगोलीय पिंड है एक तारा, और तारे की यह परिभाषा, तो दोनों की डेफिनेशन क्लियर है। स्टार किसे कहते हैं, स्टार के फीचर्स क्या होते हैं, और फिर सेलेस्टियल बॉडी किसे कहते हैं, हिंदी में भी जरा देख लें आप। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, तो चाहे सूर्य हो चाहे चंद्रमा हो, वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, इन्हीं को खगोलीय पिंड कहा जाता है। तो खगोलीय पिंड अब अगर टर्म मैं आगे क्लास में यूज करूंगा तो कोई डाउट तो नहीं रहेगा, समझ में आएगा। फिर इसके बाद तारा क्या है, तो तारे की यहां पर परिभाषा दी गई है, यानी किस खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। तो इसके पास अपनी ऊष्मा होती है, अपना प्रकाश होता है, ये बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इमिट करते हैं, और ये बहुत बड़े पिंड होते हैं और गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं, ये इसकी विशेषता है। तो मैंने यहां पर क्या कहा कि तारा मुख्यतः गैसों से बना होता है, और इसमें मुख्य तौर पर जैसे आप सूर्य की बात करें तो हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम ये इसके मुख्य संगठक तत्व हैं। तो तारा, और तारे में भी पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा, तो आंसर क्या हुआ? सूर्य। और नजदीक का मतलब ये मत समझिएगा कि हमसे 100-200 किलोमीटर है, मैंने आपको दूरी भी बताई कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है किसके बीच? सूर्य और पृथ्वी के बीच। इस दूरी में बहुत माइनर चेंज आता है, बहुत संक्षिप्त रूप से बहुत छोटा सा परिवर्तन आता है, और यह परिवर्तन चूंकि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रही है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जब मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ाऊंगा, पृथ्वी की गतियां, तो आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें आप डिस्टेंस में थोड़ा सा फर्क देखते हैं, यानी ये दूरी थोड़ा सा घटकर लगभग 14 करोड़ 7 लाख किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाती है। अब आपके एग्जाम में यह प्रश्न भी आ सकता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है तो उस घटना को या उस अवस्था को क्या कहते हैं, तो आप उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एक होता है पेरीहीलियन और एक होता है एपहीलियन, यानी अपसौर और उपसौर की घटना। अब अपसौर उपसौर क्या है, ये थोड़ा सा वेट करिए, आगे की क्लासेस में जब टॉपिक आएगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने हिंट कर दिया कि ये जो डिस्टेंस मैंने लिखी है ये एवरेज डिस्टेंस है, ये बढ़ भी जाती है, 15 करोड़ किलोमीटर से थोड़ा सा बढ़ जाती है। एक समय आता है जब 20 लाख किलोमीटर और दूर हो जाता है सूर्य। तो अपसौर और उपसौर ये दो टर्म याद रखिएगा, यानी पेरीहीलियन एंड एपीहीलियन, इन दो के बारे में आगे चर्चा होगी। आगे बढ़ा जाए यहां। फिर इसके बाद अभी जो आपने चीजें पढ़ी इसके अनुसार आप यहां पर अब सेलेस्टियल बॉडी की डेफिनेशन दे सकते हैं कि सेलेस्टियल बॉडी क्या है। तो अगर मान लीजिए आपके सामने ऑप्शन में यहां पर लिखा है अर्थ,
ऑप्शन में लिखा है सन, ऑप्शन में लिखा है एस्ट्रॉयड्स, और ऑप्शन में लिखा है ऑल ऑफ द एबव। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या अब आप गड़बड़ कर सकते हैं? यानी इतने छोटे से कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न भी पेपर में आ जाते हैं कभी कभी कि खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है, तो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होने लगते हैं कि पृथ्वी होगा, सन होगा या क्षुद्र ग्रह होंगे। जबकि मैंने कहा आसमान में जो भी चमकदार पिंड हमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे उनकी अपनी खुद की चमक हो या वो दूसरे से प्रकाशित हो। जैसे चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई देता, लेकिन क्या चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है? तो आप कहेंगे नहीं है, फिर चमकता कैसे है? तो वो सूर्य से प्रकाशित हो रहा, सन से, लेकिन फिर भी वो हमें चमकदार तो दिखाई दे रहा। तो आसमान में जितने भी चमकदार पिंड हैं, रात के समय नाइट में जो स्काई में जितने भी यहां आपको शाइनिंग बॉडीज दिखाई देती, उन्हीं को हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी। तो ऐसे प्रश्न का आंसर आप क्या लगा देंगे? डी ऑप्शन। आगे बढ़ा जाए तो कभी कभी बेसिक क्वेश्चंस में हमसे गलतियां सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हमें लगता है हमने फैक्ट नहीं पढ़े ऐसे, जबकि आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर बहुत सहज तरीके से दे पाएंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि आपका एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को भी एडवाइस दी जाती है कि आप एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 को बहुत ढंग से पहले पढ़िए। तो एसएससी सीजीएल की परीक्षा में तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि आप बेसिक क्लियर करके जाइए। 25 प्रश्नों में से जो आपका टीयर 1 एग्जाम होगा जिसमें 25 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें मोस्टली क्वेश्चंस जो बेसिक वाले होंगे 10 से 12 प्रश्न वो केवल इस स्टडी से क्लियर हो जाए। मुझे कभी नहीं समझ में आया कि कैसे बच्चे कहते सर जीएस में मार्क्स नहीं आते। मतलब मैथमेटिक्स में उनके आउट ऑफ 50 48 आ जाते हैं, रीजनिंग में उनके 48 49 आ जाते हैं, और जीएस में 5 नंबर 7 नंबर। तो इसका मतलब कि आपने जीएस का एबीसीडी भी नहीं पढ़ा। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप पहले बेसिक्स बहुत अच्छे से तैयार करें, और बेसिक तैयारी के लिए आपकी एनसीईआरटी से बेटर कोई सोर्स नहीं हो सकता। लेकिन एनसीईआरटी में भी जो ज्ञान का खजाना है उसको पढ़ने का अप्रोच चाहिए। किताब में क्या है, कैसे समझना है, ये भी तो एक आर्ट है, ये भी तो एक कला है। तो मेरी जिम्मेदारी यही कि 6 से 12 की पूरी एनसीईआरटी को बेस बनाकर मैं आपको जीएस में बहुत अच्छे लेवल पर ले जाने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ा जाए। अब एक टर्म आया बच्चों, देखिए एग्जाम में आने वाला है, कॉन्स्टलेशंस। ये कॉन्स्टलेशंस क्या होता है? हिंदी में इसी को कहते हैं नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल या इसको कहते हैं तारा मंडल। खासकर दिल्ली जैसे शहर में तो आपको ये देखने को जरूर नसीब हो सकता है, नेहरू तारा मंडल यहीं बना हुआ है, जाइए कभी देख आइए। लेकिन वो तारा मंडल आर्टिफिशियल है, वो बच्चों को एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए दिखाया जाता है कि ये तारा मंडल होता क्या। तो अब आप सोचिए कि यहां पर हम आसमान में कभी कभी कुछ ऐसे तारे देखते हैं जो एक समूह बनाते हैं, और कभी बहुत गौर से देखिएगा तो लगेगा कि एक स्पेशल कोई शेप सा बन रहा। जैसे आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा सप्तऋषि मंडल, जिसको साइंस की भाषा में कहा जाता है अर्सा मेजर। यहां देखिए नाम लिखा बिग बियर। बिग बियर या इसे अर्सा मेजर के नाम से जानते। तो इसी को भारत में हमारे ऋषि मुनियों के नाम पर पौराणिक ग्रंथों में एक नाम दे दिया गया, सप्तऋषि मंडल। तो सप्त ऋषि क्या है? बेसिकली सप्त का मतलब 7 और ऋषि मतलब जो विद्वान हुए। उन 7 ऋषि मुनियों के नाम पर इन तारों का नामकरण कर दिया गया। ये सातों एक समूह बनाते हैं और इसी को सप्त ऋषि तारा मंडल कहा जाता है। तो तारा मंडल क्या, नाम से ही आप गौर करिए। मंडल, मंडल शब्द का मतलब होता है ग्रुप यानी समूह। कई बार हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि मंडली बनाकर चलिए, तो मंडली क्या हो? यानी ग्रुपिंग करना। तो जब तारे आपस में समूह बना लें यानी ग्रुपिंग कर लें तो उसे तारा मंडल या नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तो अगर अब एग्जाम में आया कि कॉन्स्टलेशंस क्या है, तो कोई प्रश्न है, केवल लिटरल मीनिंग जान जाए, केवल उसकी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाए तो आप आंसर दे पाएंगे। यानी अगर आपके पेपर में एक प्रश्न आया अर्सा मेजर क्या है, तो ये 7 तारों का समूह है। इसी को हम बिग बियर भी कहते हैं, इसी को हम अर्सा मेजर भी कहते हैं, और इसी को भारत में नाम दिया गया सप्तऋषि मंडल। ठीक, तो कॉन्स्टलेशन में एक एग्जाम्पल जो ये लिखा है सप्तऋषि, सप्तऋषि मतलब 7 ऋषि,
जो सहगाज हुए, मुनि ऋषि हुए, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया। और इसको हम लोग यहां पर एक चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। अब जरा आप इमेज देखिए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं ये वाली इमेज देखिए आप, इसका यहां कोई मतलब नहीं है। ये एक लड़की खड़ी होकर के एक तारे को देख रही, लेकिन वो जान कैसे पाए सप्तऋषि तारामंडल कहां है? तो ये है नॉर्थ स्टार, जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। ये ध्रुव तारा बेसिकली क्या है? जो नॉर्थ पोल की तरफ हमेशा कांस्टेंट दिखाई देता। ये अपनी दिशा नहीं बदलता। तारे भी अपनी दिशा बदलते हैं, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में सारी चीजें गति में, मोशन में। और इसमें से अगर आप देखें तो इसे एक संकेतक के तौर पर देखा जा सकता है, नहीं ये पॉइंटर स्टार। तो जब आप नॉर्थ पोल से जो मिलने वाला ये स्टार है, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं, नॉर्थ स्टार, इसकी तरफ देखते हैं तो यहां पर आपको पॉइंटर स्टार मिलेगा। और यहां से काउंट करेंगे तो एक शेप बनेगा तारे का, यही है सप्तऋषि मंडल। तो ये बेसिकली क्या है? कॉन्स्टलेशन, या इसी को हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। तो ये टर्म भी बच्चों क्लियर हो गया। एग्जाम में अब अगर आपसे पूछा जाए स्टार क्या है, सेलेस्टियल बॉडी क्या है, कॉन्स्टलेशन क्या है, क्या ये टर्म आपको टफ लग रहा? ये तो बहुत आसान सी चीजें थी जो आपको केवल समझनी। थोड़े से और कंसेप्ट देखे जाए। ठीक, इसी को हिंदी में मैंने ट्रांसलेट कर दिया है। ये आपके एनसीईआरटी को हूबहू यहां पर रखा गया कि आप इसको पढ़ सकें। तो बस यहां पर जो मैंने समझाया, नक्षत्र मंडल, वो आप कह सकते हैं विभिन्न तारों का समूह। तो तारों के विभिन्न समूह को ही हम कहते हैं नक्षत्र मंडल, जिसमें एग्जाम्पल याद रखिएगा अर्सा मेजर या बिग बियर। ठीक है, तो सप्तऋषि ये 7 तारों का समूह है, जो अर्सा मेजर का ही एक पार्ट है। यानी अर्सा मेजर एक कॉन्स्टलेशन है, तारों का समूह है, उसका एक हिस्सा हमारा हो गया ये नक्षत्र मंडल। आगे बढ़े, अब आते हैं, बात करते हैं पोल स्टार के बारे में। हम पता कैसे करें ध्रुव तारे की पहचान क्या होती है? तो ये कहता है कि प्राचीन समय में लोग दिशा का ज्ञान कैसे करते थे। देखिए, आज के टाइम की बात की जाए तो आप डायरेक्शन कैसे जान सकते हैं? तो डायरेक्शन को जानने के लिए हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? कंपास। कंपास क्या होता है? जो हमें डायरेक्शन बताए, जो दिशा बताए, दिक्सूचक यंत्र कहा जाता है। और कंपास की खोज तो आप सब जानते हैं किसने की थी? इसकी खोज हुई थी 16th सेंचुरी एडी में, 16वीं शताब्दी ईस्वी में। ये वही कंपास है, 15वीं 16वीं शताब्दी की बात है। 15th भी इसमें आप लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले रिसर्च किया था 15th सेंचुरी एडी में, और 16वीं शताब्दी ईस्वी तक आप कह सकते हैं इसका प्रयोग होने लगा था। खोजा जिस व्यक्ति ने था उसका नाम था हेनरी। पुर्तगाल के एक राजकुमार थे, उनका नाम था हेनरी। और हेनरी ये चाहते थे कि हमारे जो सेलर्स हैं, नाविक हैं, वो समुद्र की यात्रा करते हुए भारत तक कोई रास्ता निकाले। तो हेनरी ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसे हम कंपास कहते हैं, और इसी कंपास की मदद से भारत पहुंचा था वास्को डी गामा। तो ये पुर्तगाल के एक राजकुमार ने खोज की, और उसके बाद यूरोप में इसका बहुत प्रचलन हो गया, समुद्री यात्राएं शुरू हुई। और फिर यहां पर तब 16वीं शताब्दी से लोगों को एक मदद मिली। और आज हम लोग कैसे दिशा पता लगाते हैं? तो आप कहेंगे सर कंपास तो बहुत पुरानी बात हो गई, आज तो हम लोग सीधे जीपीएस खोल लेते हैं। तो जीपीएस क्या? ये तो साइंस का एक डेवलपमेंट है कि आज इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है कि सैटेलाइट से हमको डायरेक्शन पता चल रहा है, जिसको बोलते हैं जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यानी इस ग्लोब पर हमारी पोजीशन क्या है, ये हमें सैटेलाइट बता देता। तो वास्को डी गामा के पास जीपीएस तो नहीं था। जब वो नाव लेकर समुद्र में उतरा तो ये थोड़ी था जीपीएस उसे दिशा बता रहा, उसे दिशा बताता था कौन? कंपास। लेकिन अब जरा और पीछे की बात सोचिए, पुराने जमाने की बात, जिस जमाने की बात अभी मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि टॉलमी जैसे भूगोल विद्वान हुए, तो ये लोग दिशा का कैसे पता लगाते थे? गांव में आज भी बड़े बुजुर्ग कई बार आसमान की तरफ देख करके और कुछ दिशाओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं। कहा जाता है ये प्रकृति से जुड़े लोगों का ज्ञान है। तो आज की युवा पीढ़ी तो नहीं, लेकिन आप कभी दादा परदादा जैसे लोगों से मिलिए, ताऊ जैसे लोगों से मिलिए, तो आपको वो कहीं ना कहीं आसमान के नक्षत्रों के आधार पर दिशा बता देंगे। क्यों? क्योंकि पोल स्टार की एक खासियत है कि ये अपनी दिशा नहीं बदलता। मैं आपको फिर बता दूं, सूर्य भी जहां से उगता है दिशा बदलती हुई हमें दिखाई देती।
आप आगे भूगोल में भी पढ़ने वाले, उसी को कहा जाता है सूर्य उत्तरायण हो गया, दक्षिणायन हो गया, यानी जिसको हम समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। तो सूर्य भी कभी कभी आपको लगेगा कि सर ये तो पहले इधर से उगता हुआ दिख रहा था, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी धरती भी दो तरह के मोशन में है, तो उसके कारण हमें नक्षत्रों की दिशा बदलती हुई दिखाई देती है। लेकिन ध्रुव तारा एक ऐसी जगह पर है जहां पर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल बदलता नहीं। तो यहां पर इसीलिए इसको नाम दिया गया पोल स्टार, यानी इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। तो अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि प्राचीन समय में दिशा निर्धारण के लिए सबसे मुख्य आधार था, और प्राचीन समय में ऑप्शन में लिखा रहे कंपास, दिक्सूचक यंत्र, या ऑप्शन में लिखा रहे जीपीएस, तो भाई एंशिएंट टाइम में ना जीपीएस था ना कंपास था, आप कहेंगे पोल स्टार की मदद से दिशा पता लगाते थे। इसमें सबसे खास बात यहां ध्यान रखिएगा, हेल्प कैसे ली जाती थी? तो सप्तऋषि की, क्योंकि मैंने अभी एक इमेज आपको दिखाई कि वो पॉइंटर स्टार है, यानी उससे हमें यह पता चलता है कि ध्रुव तारा कहां होगा। तो 7 तारों के समूह में जो पॉइंटर स्टार है उसकी तरफ आप देखेंगे, अब आप ध्रुव तारे की पहचान कर सकेंगे। तो यह भी समझ में आया पोल स्टार किसे कहा जाता है। इसी को हिंदी में भी मैंने लिख दिया, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो पोलर स्टार है, जो नॉर्थ स्टार है, ये डायरेक्शन चेंज नहीं करता। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं, अब जरा बात कर लेते हैं प्लैनेट्स क्या होते हैं। प्लैनेट्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपको आगे जब क्लास में पूरा सोलर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो मैं बात करूंगा कि प्लैनेट्स क्या है, यानी ग्रह किसे कहते हैं। लेकिन आज कम से कम इसकी टर्मिनोलॉजी समझी जाए कि ग्रह क्या है या प्लैनेट्स क्या है। तो जो प्लैनेट टर्म क्वाइनेज हुआ, यानी प्लैनेट शब्द बना है, इसका एक ग्रीक वर्ड है प्लैनेटाई, और ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई का मतलब होता है कि जो मूव करे, जो घूमे, जो स्पिनिंग करे, लट्टू की तरह नाचे, उसी को ग्रीक वर्ड में प्लैनेटाई कहा जाता है, और इसी से टर्म बन गया प्लैनेट। और ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जितने भी ग्रह हैं, हम अपने सोलर सिस्टम का एग्जांपल ले लें तो आप देखेंगे सभी ग्रह अपने एक्सिस पर रोटेट हो रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं, लट्टू की तरह नाच रहे हैं। ये सारे ग्रह दो तरह से गति कर रहे हैं, एक परिक्रमण गति कहलाती है, यानी रिवॉल्व होना, रिवोल्यूशन, और एक रोटेट होना कहलाता। तो अर्थ में दो तरह से मोशन है, एक रोटेशन और एक रिवोल्यूशन, यानी एक घूर्णन गति कहलाती है, एक परिक्रमण गति कहलाती। दोनों में अंतर क्या हुआ? तो जैसे एक लट्टू नाचता है, स्पिन करता है, आपने देखा, उसे घूर्णन कहेंगे। लेकिन जब आप सुबह मंदिर में जाते हैं, भगवान सूर्य के चारों ओर जल चढ़ाकर जब आप उसकी परिक्रमा करते हैं, तो शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जो आप चारों ओर घूमते हैं, वो बेसिकली घूर्णन नहीं कहलाया। तो घूर्णन ये हुआ कि मैं अपने ही जगह पर खड़े होकर घूम रहा हूं, और परिक्रमण ये हुआ कि मैं अपनी जगह को छोड़कर मूव कर रहा हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो दो तरह से मोशन में, दो तरह से वो गति में। तो घूमने वाले इन खगोलीय पिंडों को ही क्या कहा जा रहा है? प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स की कुछ यहां पर फीचर्स भी बताए गए, जैसे सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, यानी इनके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं, जैसे पृथ्वी। फिर आप सोचेंगे सर यहां पे लाइट कैसे, यहां प्रकाश कैसे? तो पृथ्वी को प्रकाश मिलता है अपने नजदीक के तारे से, यानी सूर्य से। तो पृथ्वी पर जो लाइट है उसका रीजन है सनलाइट, उससे हमें ऊष्मा और प्रकाश मिल रहा, अपने पास खुद का प्रकाश नहीं। फिर इसके साथ साथ यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि आप ये कह सकते हैं, ये जो प्लैनेट टर्म है ये कहां से आया? ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से, जिसका अर्थ हुआ वंडरर्स, यानी घूमने वाला। और इस आधार पर जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम पूरे सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन बेसिक कम से कम इतना आपने समझ लिया।
तो ग्रह किसे कहा जाता है, प्लैनेट किसे कहा जाता है, अगर ये प्रश्न आ गया तो आप उत्तर दे पाएंगे। तो बच्चों आज की क्लास में आप सबको कुछ बेसिक बातें बताई मैंने कि ब्रह्मांड क्या होता है, यूनिवर्स किसे कहा जाता है। ब्रह्मांड के बारे में आपने दूसरी बात जानी कि एक समय था जब जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट था, जब टॉलमी ने कॉन्सेप्ट दिया था कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है, तो उसी को जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कहा गया। फिर समय बदला, ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा और पता चला हमारी धारणा गलत है, तो एक नया कॉन्सेप्ट आया हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, यानी जिसमें माना गया ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं सूर्य है, उसके बारे में आपने जाना। और हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट किसने दिया, कोपरनिकस ने। और फिर इसके बाद आपने आज ये पढ़ा कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, स्टार और प्लैनेट में डिफरेंस क्या है। तो स्टार की सबसे खास बात बताई कि ये हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसेस से बने हैं और इनमें एक ऐसा प्रोसेस चल रहा है, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, जिससे असीम ऊर्जा पैदा हो रही और इसी से प्रकाशित होते हैं और इसी से इनमें हीट पैदा होती। तो तारे जो है या सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है। इसकी विशेषता हुई इनके पास अपनी ऊष्मा है, अपना प्रकाश है। और प्लैनेट्स क्या है, तो ये ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं, जिनके पास अपनी ऊष्मा नहीं। तो आखिर इन्हें ऊष्मा प्रकाश कहां से मिलता है, अपने नजदीक के तारे से। जिस तारे के चारों ओर ये परिक्रमा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उसी से प्रकाशित होते हैं, इन्हीं को प्लैनेट्स कहा जाता है। और ये ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से बना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूं आप सबका क्लियर हो चुका होगा। तो आज के सेशन को बच्चों मैं यहीं समाप्त करूंगा और मैं कल की क्लास के बारे में आपको बता दूं कि मैंने जो पूरे सप्ताह आपको पढ़ाया उसका पहला यूनिट टेस्ट होगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कमिटमेंट किया था कि पूरे वीक में मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस कैसे चलेंगी। 3 डेज में आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, 3 डेज ज्योग्राफी, और बाकी 7वां दिन भी आपके लिए छुट्टी नहीं है क्योंकि एग्जाम दिसंबर में प्रस्तावित है, टेंटेटिव डेट आ चुकी है। तो ऐसे में आप सब कल टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। टाइमिंग क्या होगी वो मैं एक मैसेज के थ्रू कन्वे कर दूंगा और आपको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आप यूनिट टेस्ट 1 के लिए तैयार रहिएगा। जितना आज तक पढ़ाया है ये पूरा रिवाइज करके आइएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें, पढ़ते लिखते रहें। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको मैंने कहा गुरुदक्षिणा जरूर देकर जाइएगा, नहीं लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे प्रॉपर सारी चीजों का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप प्रॉपर तरीके से क्लास को ज्वाइन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।